कैसे बढ़ने वाली है जियाउर रहमान बर्क की मुसीबत, खास करके बिजली मीटर्स को लेकर के आज हम ये समझेंगे। दरअसल जियाउर रहमान बर्क के आवास जो कि संभल में है उसमें 2 मीटर हैं और दोनों मीटर की जो रीडिंग है उस पर सवाल खड़े हो रहे हैं। पूरा मामला क्या है हम आपको बताएंगे। इसके अलावा क्या पल्लवी पटेल को सभी विपक्षी पार्टियों ने, नेताओं ने अकेले छोड़ दिया है, अलग थलग कर दिया है? आखिर क्यों कहा पल्लवी पटेल ने ऐसी बात? सरकार से लेकर विपक्ष तक कोई उनके साथ खड़ा नहीं दिख रहा है, तो क्यों और वो क्या करेंगे ये भी समझेंगे। और आखिर में आशीष पटेल ने एक नया मोर्चा खोला है। नया मोर्चा इसी मुद्दे पर खुद को कह रहे हैं मैं योगेश वर्मा नहीं हूं। क्या है इसके मायने? ये खबरें आज का यूपी में। नमस्कार, मैं हूं कुमार अभिषेक, आप देख रहे हैं यूपी तक। हम हाजिर अपने न्यूज शो आज का यूपी लेकर। तो जियाउर रहमान बर्क के संभल स्थित आवास पर बिजली के मीटर का मामला गरमा रहा है। वजह साफ है, उनके घर पर 2 मीटर लगे थे और इन दोनों मीटरों की जो रीडिंग है वो अपने आप में एक नई कहानी कह रही है। बकायदा एक सांसद के घर पर लगे हुए 2 बिजली बिल के मीटर, और अगर एक बीपीएल यानी कि बिलो पॉवर्टी लाइन में अगर कोई किसी और का कनेक्शन है तो उसके बिजली बिल कितने आते हैं ये दिखाने की एक कोशिश भी हुई है। आपको बता दें कि जियाउर रहमान के नाम से जो बिजली का मीटर है उसमें नवंबर महीने में 0 यूनिट, अक्टूबर महीने में 0 यूनिट, सितंबर महीने में 0 यूनिट, अगस्त महीने में 0 यूनिट, जुलाई महीने में 0 यूनिट। तो मैं बता रहा था जियाउर रहमान बर्क के घर पर बिजली के मीटर और उससे मिली हुई बिजली यूनिट, जैसा कि बताया कि बीपीएल की भी का भी जो घर है उनके यहाँ बिजली का बिल ज्यादा आ रहा है बनिस्पत के सांसद के घर के। जून में उनके घर की 13 यूनिट एक महीने का कंजम्पशन था, मई में 33 यूनिट था, अप्रैल में 35 यूनिट, मार्च में 27 यूनिट, फरवरी में 27 यूनिट, जनवरी में 28 यूनिट। एक सांसद के घर के ये बिजली बिल के यूनिट थे। वहीं उनके जियाउर रहमान बर्क के नाम से जो कनेक्शन है उसमें अगर आप देखें तो इस साल नवंबर में 249 यूनिट, अक्टूबर में 124 यूनिट, इसी तरीके से सितंबर में 345 यूनिट, 405 यूनिट, 98 यूनिट, और कभी भी जो बिल है, हाईएस्ट जो बिल है वो 2,939 रुपए का गया हुआ है पिछले 1 साल में, 1 महीने का। और जो जियाउर रहमान बर्क का है वो हाईएस्ट जो उनके नाम से जो गया हुआ है वो अगर आप देखें तो वो तकरीबन 410 रुपए का। तो एक सांसद, दोनों के घर जो बिजली यूनिट के बिल गए हैं 1 साल में, अगर 1 महीने का अगर आप हाईएस्ट देखें तो जियाउर रहमान बर्क के घर का 410 रुपए का बिल है अप्रैल का। और रहमान के नाम से जो बिजली बिल के जो यूनिट गई है उसमें जो हाईएस्ट उनके घर पे जो बिजली बिल का मंथली गया है उसमें 2929 रुपए का, यानी 3000 से भी कम और 500 से भी कम। लेकिन हम आपको कंपैरिजन दिखा रहे हैं कि अगर कोई बीपीएल कार्ड धारक भी है तो उसके पास भी जो बिजली यूनिट उठ रही है वो भी, उसका बिल भी 1347, 1558, 1524, यानी कि 1500 के आसपास, 1000 से 1500 के बीच का बिल है। तो शंका ये हो रही है लोगों को कि भाई आखिर सांसद के घर जिनके यहाँ इतनी चहलकदमी होती है, इतनी भीड़ भाड़ होती है, 2-2 मीटर लगे हैं, लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है कि एक में 0 बिल आ रहे हैं? ऐसा कैसे हो रहा है कि उनके यहाँ 3000 से कम की यूनिट उठ रही है? ये सवाल है। और उनके घर जो मीटर लगे हैं अब उसे बदल दिया गया है और उस जगह पर स्मार्ट मीटर लगाए गए हैं, यानी दोनों मीटर जो पुराने मीटर थे उनकी जगह स्मार्ट मीटर लगा दिए गए हैं। और स्मार्ट मीटर लगाने के बाद जो पिछला मीटर था उसे बकायदा सील करके उसे फोरेंसिक जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा गया। दरअसल ये एक नियम भी है कि अगर पुराना मीटर हटाया जाता है, लोड बढ़ाया जाता है तो फिर उसे जांच के लिए लेबोरेटरी में भेजा जाता है। और इसमें नियम यह भी कहता है कि अगर किसी तरह की कोई टेम्परिंग या छेड़छाड़ की गई होगी मीटर में तो फिर
इस मामले में मुकदमा दर्ज हो सकता है। टैंपरिंग और खास करके मीटर के भीतर मैनुअल छेड़छाड़ की गई होगी तो फिर यह गंभीर धाराओं में मुकदमा दर्ज हो सकता है। वहीं कई बार ऐसा होता है कि मीटर में कई बार बिजली कई बार स्टोरेज रह जाता है, वो दिखा नहीं पाता, तो फिर आगे अगर उससे कुछ निकलता है तो फिर उसकी पेनाल्टी लगती है। तो कुल मिलाकर के सवाल ये खड़े हो रहे हैं कि भाई उस इलाके में जहां पर बिजली का जो ट्रांसमिशन का लॉस है वो वो उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा है, यानी 78% से लेकर 82% तक वहां ट्रांसमिशन लॉस है। यानी कि 100 रुपए में करीब करीब 82 रुपए का बिजली फ्री जा रहा है उस इलाके में। लोग इस्तेमाल करें या फिर वो उतना नुकसान हो रहा है बिजली विभाग को, सिर्फ 18 से 22% जो बिल है, जो बिजली की यूनिट है, उसका ही बिल मिलता है। खग्गूसराय और ऐसे जो इलाके हैं उस इलाके का ये हाल है। और ये बात मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सदन में भी कह दी है, बाकायदा उसका डेटा सदन में रखा है। तो ऐसी स्थिति में क्या जियाउर रहमान बर्क मुश्किलों में फंस सकते हैं? अगर इस मीटर में कोई टैंपरिंग, कोई छेड़छाड़ मिली मैनुअल, तो फिर मुश्किल होगी, यानी उन पर फिर मुकदमा दर्ज हो सकता है। लेकिन अगर किसी भी तरीके की कोई छेड़छाड़ नहीं हुई, महज अगर उससे रिपोर्ट आता है कि ये ओके है और उसमें अगर किसी तरीके का कोई बिजली बिल, बिजली की यूनिट छुपे रह गए, तो फिर एक पेनल्टी के साथ उन्हें देना होगा। तो कुल मिलाकर के ये ऐसा मामला है जो गले की हड्डी साबित हो सकता है जियाउर रहमान बर्क के लिए, अगर इस मीटर में किसी भी तरह का छेड़छाड़ हुआ। नजर इस पर रहेगी, क्योंकि दूसरे मामले में पहले ही जियाउर रहमान बर्क सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुके हैं कि उनके ऊपर जो मुकदमे दर्ज हुए हैं, एफआईआर दर्ज हुए हैं, खास करके संभल हिंसा से जुड़े हुए, उसमें उन्हें उनका जो वारंट है उन पर जो उनको पहले ही उनमें जमानत दी जाए। अब देखना है कि आगे सुनवाई में क्या होता है, लेकिन बिजली का यह मामला गंभीर हो सकता है। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। तो क्या आशीष पटेल के खिलाफ मोर्चा खोलकर पल्लवी पटेल अकेले अलग थलग पड़ गई हैं? ये बात खुद पल्लवी पटेल भी स्वीकार कर रही हैं। दरअसल पॉलिटेक्निक में एचओडी की नियुक्ति में सरकार की तरफ से जो नियुक्ति हुई, दरअसल उसे प्रमोशन के बेसिस पर नियुक्त किया गया, जो आशीष पटेल का विभाग है। आशीष पटेल ने खुद इसे लेकर फैसला लिया, जबकि नियम के मुताबिक एआईसीटीई के रूल के तहत यह होने चाहिए। और पल्लवी पटेल ने बेहद ही गंभीर आरोप लगाए कि 25-25 लाख रुपए लेकर के भ्रष्टाचार करके इस नियुक्ति को किया गया है, जो कि गलत है, और वो लगातार इस मुद्दे को उठाएंगे, वो सरकार को घेरेंगे। मामला भ्रष्टाचार का, घूस का उन्होंने बताया। और कल जब सदन शुरू हुआ तो वो अकेले सदन में इस मुद्दे को उठाने के लिए तैयार थे। पहले सदन में उन्हें उठाने नहीं दिया गया, तो वो बाहर आकर सदन के बाहर आकर चौधरी चरण सिंह की प्रतिमा के पास धरने पर बैठ गए। सदन कल शाम को खत्म हुआ, उसके बाद भी वो देर रात तक इस धरने पर बैठी रही। सुरेश खन्ना, जो कि संसदीय कार्य मंत्री आए, उन्होंने बकायदा आश्वासन दिया कि आपकी बात को सुना जाएगा, और फिर रात को उन्होंने धरना खत्म किया। लेकिन एक दिन पहले जब इस मुद्दे को दोबारा उन्होंने उठाने की कोशिश की, तो भी वो सदन में नहीं उठा सके। और अब उन्हें लगता है कि इस मुद्दे पर वो अलग थलग पड़ गए, क्योंकि आशीष पटेल ने भी उनके सवालों के और खासकर उनके उठाए मुद्दों के जो जवाब है बड़े ही अग्रेसिव तरीके से दिए। और उन्होंने वो पूरी प्रक्रिया दिखाने की कोशिश की कि इसमें पूरी सरकार की सहमति है, जो इसे नए तरीके से, यानी कि इस नियुक्ति को एआईसीटी के तरीके से नहीं, बल्कि प्रमोशन के जरिए किया गया। ये अकेला उनका फैसला नहीं है, ये सरकार पूरी तरीके से इन्वॉल्व है, इसमें मुख्यमंत्री का कार्यालय भी को भी इस बात की जानकारी है। तो एक तरीके से उन्हें, उनके साथ इस मुद्दे पर कोई खड़ा नहीं दिखा, सरकार खड़ी नहीं दिखी। दूसरी तरफ विपक्ष, जो कि समाजवादी पार्टी है, और खास करके देखा जाए तो तकनीकी तौर पर वो खुद समाजवादी पार्टी के अभी सदस्य हैं, उनकी पार्टी से भी, यानी कि समाजवादी पार्टी से भी किसी ने एक शब्द
इस मुद्दे पर नहीं कहा, न तो आशीष पटेल के खिलाफ, न ही सरकार के इस नए रिक्रूटमेंट पर किसी एक पार्टी ने उनका साथ नहीं दिया। और इससे पल्लवी पटेल बेहद खफा और नाराज भी दिखी। उन्होंने बकायदा इसे कहा कि इतना बड़ा भ्रष्टाचार का मुद्दा है और तमाम लोग भ्रष्टाचार हटाने की बात करते हैं, लेकिन मेरे साथ कोई खड़ा नहीं हुआ। उल्टे उन्होंने ये भी कह दिया कि सरकार की तरफ से उन्हें आश्वासन दिया गया और मुद्दा उठाने के लिए, लेकिन जब वो धरने से उठ गई तो उसके बाद सरकार की तरफ से भी कोई उनके साथ खड़ा नहीं हुआ, ना तो विपक्ष और ना ही सरकार। एक तरफ पल्लवी पटेल अलग थलग पड़ती दिख रही हैं, दूसरी तरफ आशीष पटेल लगातार हमलावर होते जा रहे हैं। कल उन्होंने सबसे पहले सरकार को ही कटघरे में खड़ा किया, यह कहा कि कौन लोग उनके पीछे हैं, उनकी टाइमिंग देखिए। नाम तो नहीं लिया, लेकिन इशारा सरकार के ही तंत्र की तरफ उनका था। अब उन्होंने एक नई बात कही। उन्होंने कहा कि मैं सरदार पटेल का बेटा हूं, मैं किसी से डरने वाला नहीं हूं और मैं कोई योगेश वर्मा नहीं हूं जो मैं नहीं बोलूंगा। यह बड़ा कैचलाइन है यार, मैं योगेश वर्मा नहीं हूं, मैं आशीष पटेल हूं। दरअसल इसे बोलने की वजह क्या है? यह कहने का मतलब यह है कि सीधा इशारा वो इस वक्त सरकार पर कर रहे हैं और सरकार के मुखिया की तरफ उनका इशारा जा रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि योगेश वर्मा का मामला आपको याद होगा, अभी कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले लखीमपुर खीरी के से आने वाले विधायक योगेश वर्मा के साथ बीजेपी के ही ठाकुर बिरादरी के बीजेपी के ही नेताओं ने मारपीट की थी और बाकायदा ये मारपीट पूरी तरीके से कैमरे में कैद थी। और उसके बाद ये मामला बहुत तूल पकड़ा कि योगेश वर्मा जो कि पिछड़ी जाति और कुर्मी बिरादरी से आते हैं, उनके साथ बीजेपी के ही ठाकुर बिरादरी के नेताओं ने सरेआम मारपीट की थी, पुलिस के सामने मारपीट की। तो आखिर आज उनका नाम क्यों लिया आशीष पटेल ने? दरअसल वो ये दिखाना चाह रहे हैं कि उनके पीछे भी जो लॉबी है वो वही है और वो इसे एक तरीके से जाति से जोड़ रहे हैं। अनुप्रिया पटेल को लेकर बीजेपी के भीतर अगर एक नाराजगी हाल में उभरी थी तो वो मिर्जापुर में एक पटेल बनाम ठाकुर का एक विवाद हुआ जिसमें एक पटेल लड़के की मौत हुई थी, गोली मारकर हत्या हुई। उसके बाद उन्होंने बड़ा मुद्दा बनाया। खैर, चुनाव के पहले का वक्त था, बीजेपी को लगा बहुत नुकसान होगा, हालांकि नुकसान होते होते बचा और बीजेपी हालांकि वो सीट जीत गई। लेकिन यह मुद्दा फिर से कहीं जाति का मुद्दा ना बन जाए, ये एक बड़ा मामला है। और यहां पर आशीष पटेल ने अपनी जाति की प्राइड का कार्ड खेल दिया है। यानी अगर बीजेपी में रहते हुए अगर कुर्मी बिरादरी का कोई लड़का पिट जाए या कोई बिरादरी का कोई शख्स पिट जाए, वो उनकी पार्टी के साथ लागू नहीं होगा। यानी कि उन्होंने अपने उस बिरादरी की प्राइड की बात बताई है, लेकिन इशारा किस तरफ है? निश्चित तौर पर यह इशारा उसी तरफ है जहां वो कहना चाह रहे हैं, यानी कि सरकार और उनसे जुड़े लोगों की तरफ। ऐसे में क्या आशीष पटेल की यह बात ऐसी पहुंच रही है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि यह मामला दोनों पार्टियों और सरकार और अनुप्रिया पटेल के बीच एक बोन ऑफ कंटेंशन हो रहा है? कम से कम दोनों के बीच की जो एक बहुत समय से एक अनकही लड़ाई है वो अब खुलकर सामने तो नहीं आ रही। दरअसल अनुप्रिया पटेल की उनकी पार्टी, उनके नेताओं, खासकर आशीष पटेल को यह लगता है कि उन्हें टारगेट किया जा रहा है और अगर उन्हें टारगेट किया जाएगा तो वो भी पलट कर उसी तरीके से जवाब देंगे और यही इस मामले में दिखाई भी दे रहा है। तो ये था आज का यूपी। हम कल फिर हाजिर होंगे। आप हमें दीजिए इजाजत और देखते रहिए यूपी तक।